Hello friend, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. This is the quick revision series in which we have to cover the second video of issue of share. I hope you are enjoying the videos and well prepared for your exam. So on Monday your exam is there, so I have prepared this issue of share second in which we cover the types of share. बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको इतना बताया जा रहा है। और अगर अगर एक बार आप सुन लेंगे तो आपको ये सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ शेयर में वैसे तो हमारे पास 3 तरह के शेयर्स हैं जिनको मैं आपको मेन मीनिंग और ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। तो पहला है स्वेट इक्विटी शेयर। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं बच्चे, एक कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 54, यानी कि आपने कंपनी एक्ट 2013 याद रखना है। सब सेक्शन जैसे 54 वगैरह है, जिन बच्चों की मेमोरी अच्छी है वो याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये कंपनी इस सेक्शन के तहत इनको इशू करती है। और ये शेयर दी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट, यानी कि वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को, यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि ये हम ऑनर्स को नहीं, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को ही डिस्काउंट पर इशू करती है जब कंपनी के पास एक तरह से पैसे नहीं होते, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हो, यानी कि उनकी नॉलेज के लिए या उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाने के लिए वो इन शेयर्स को इशू कर सकती है। तो सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय देयर होल्डर अंटिल अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, और जो ये 3 सालों का टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं लॉक इन पीरियड। बच्चे ध्यान से सुनिए कि ये शेयर्स शेयर होल्डर्स को ना इशू करके एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को किए जाते हैं, और ये उस केस में किए जाते हैं जब कंपनी के पास पैसे कम होते हैं या वो कैश पेमेंट नहीं करना चाहती उनकी नॉलेज के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कौन सी होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, खुद कंपनी के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, उनके द्वारा जो फेस वैल्यू होती है उसके द्वारा डिसाइड की जाती है, और उससे कम वैल्यू पर ये शेयर इशू किए जाते हैं। आई होप यू क्लियर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम ईसॉप भी बोलते हैं। बच्चे ये 3 तरह के जो शेयर्स होते हैं ये कंपनी इशू करती है डिफरेंट सिचुएशंस में, और इनके ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट हैं। जैसे वो सेक्शन 54, ये सेक्शन 62 के तहत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को प्लान किया जाता है। और ये जैसे कि उसमें तो कोई आपको प्लान को कोई रिजोल्यूशन नहीं पास कराना होता। A company may offer share to its employee under a scheme of employee stock option, यानी कि ESOP, by passing a special resolution at annual general meeting, यानी कि इस तरह के ऑप्शंस को, इस तरह के जो शेयर्स हैं इशू करने से पहले कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ये अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को नहीं इशू कर सकती, और ये राइट होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन और राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन, यानी कि मजबूरी नहीं है एम्प्लॉयज़ की। चाहे तो अगर कंपनी ऑफर करती है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको वो नहीं भी कर सकता, बट कंपनी का राइट है ऑफ, मतलब उसकी ऑप्शन उसको देना होता है, ऑफर करना पड़ता है। शेयर्स आर गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्लियर। यानी कि इसमें भी शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिखा, इसमें भी होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को है। दे हैव राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट फ्यूचर डेट, यानी कि उनको पूरा अधिकार है कि वो इनको परचेज भी कर सकते हैं या इसको फ्यूचर डेट के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। देखिए बच्चे, यहाँ वहाँ पर नॉमिनल प्राइस से लोअर पे था, यहाँ पर कहते हैं कि प्राइस पहले ही फिक्स किया जाता है जो कि लोअर होता है मार्केट प्राइस से। इसमें डिफरेंस समझिए, जो नॉमिनल प्राइस होता है दैट इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि फेस वैल्यू बोलते हैं, और मार्केट प्राइस इसमें जो कि उस समय आपके शेयर का मार्केट में कितना प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, फेस वैल्यू। ठीक है, ये फेस वैल्यू हो गई। अब
मार्केट में आपकी गुडविल इतनी अच्छी हुई कि इसकी जो वैल्यू है 100 रुपीज़ हो गई, यानी कि ये मार्केट प्राइस है। अब अगर कंपनी ईसॉप ऑप्शन, क्योंकि इसी शेयर को इशू कर सकती है वो जो कि पहले उसने सब्सक्राइब कराए हुए हैं, तो वो 100 वाले शेयर्स को 90 पे या 80 पे जब इशू करती है, देन इट इज नोन एज ईसॉप प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस से, फेस वैल्यू से उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता। और दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टूवर्ड इट्स एम्प्लॉय, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ये स्कीम जो ऑफर की जाती है, दिस स्कीम इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जोड़ना चाहती है। क्यों जोड़ना चाहती है? क्योंकि कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिसकी नॉलेज को वो काफ़ी टाइम तक यूज़ करना चाहती है, एक जो एम्प्लॉयज़ है डेडिकेशंस हैं, उनके साथ जुड़ाव है, उस चीज़ से वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, देन ई सोप ऑप्शन को ऑफ़र करती है। और इस स्कीम के लिए जो लॉक इन पीरियड टाइम है, दैट इज़ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि इसमें वो अलॉटमेंट के बाद 1 साल तक उसको रखने ही पड़ेंगे। देयर आर सम कंडीशन फॉर इशूड ऑफ ईसॉप। दी शेयर्स आर ऑफ सेम क्लास, यानी कि जो पहले कंपनी ने इशू किए हुए हैं शेयर्स, और शेयर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी, वही शेयर इशू कर सकती है, यानी कि। और सेकंड, इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया, इन रिजोल्यूशन, यानी कि आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा कंपनी को इस इफेक्ट के लिए। रिजोल्यूशन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आपके शेयर का, आपने किस प्राइस पर, एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आपने ईसॉप को इशू किया है, एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉयज जिसको आपने सच इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड। और ऑफर शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर, यानी कि इसका भी लॉक इन पीरियड 1 ईयर होगा। द शेयर मस्ट बी इशूड अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस। ये थी कंडीशंस जो कि ईसॉप को, तो दोनों शेयर्स में आपने देखा कि इसमें हमने शेयर होल्डर्स को इंक्लूड नहीं किया। जो तीसरा आता है बेटा वो होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड बाय द लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं। लिस्टेड जो कि फाइनेंशियल कंपनीज भी, नॉन लिस्टेड कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो उनकी इनको सेबी के अंडर उनको लिस्ट कंपनीज में इंक्लूड किया जाता है, इन विच शेयर होल्डर बाय शेयर एट अ डिस्काउंट प्राइस, जिस पर इसमें शेयर्स को हम शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हैं जो कि डिस्काउंट प्राइस पर। ओनली शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर प्रोवाइडेड विद द राइट ऑफ शेयर्स, उन्हीं को राइट है, उन्हीं को अधिकार है। कंपनीज मेनली इशू देयर राइट शेयर व्हेन दे नीड कैपिटल फॉर सेवरल ऑब्जेक्टिव, जब उनको विभिन्न उद्देश्यों के लिए कैपिटल चाहिए होती है तभी वो राइट शेयर्स को इशू करती है, और वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करती है, और वो ऑफर उनके शेयर पर डिस्काउंट प्राइस पर किया जाता है। The share can be immediately sold in the current market price in case of right share because they are credited in much faster in account of shareholder। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, इसमें शेयर्स को मार्केट प्राइस पर रीसेल भी किया जा सकता है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डर का था, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव होता है जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, मल्टीपल ऑप्शंस में पैसा चाहिए होता है। तो ये 3 तरह के थे। पहले आपके पास आ गए स्वेट इक्विटी शेयर जो कि शेयर होल्डर्स को नहीं, उसके एम्प्लॉयज़ को ही बिलोंगिंगनेस के लिए रखते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता कंपनी के। फिर होते हैं ईसॉप जिसमें कंपनी के पास पैसा होता है लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी साथ में शेयर को इशू करती है। फिर तीसरा राइट शेयर्स थे जो कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं लेकिन वो डिस्काउंट रेट पर। अब है कुछ एक ऐसी क्वेरीज हैं या टर्म्स हैं जो कि आपको यूज़ करनी है इस चैप्टर में, और इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले किए जाते हैं। वो फॉर्म क्यों किए जाते हैं? जब कंपनी को इंफॉर्मेशन यानी कि इनकॉर्पोरेट में करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनकी प्रिंटिंग है, उनकी लीगल फीस वगैरह है, तो ये इस तरह से जो खर्चे कंपनी के फॉर्म होने से पहले किए जाते हैं उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मीन्स
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर देयर प्रिपरेशन और प्रिंटिंग, जो भी एक्सपेंस होते हैं दैट कम अंडर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो उसमें आपकी आ जाएगी स्टैम्प ड्यूटी, registration fees on these documents, duty payable on authorized capital, cost of primary books in case of company by any running business। तो जो अकाउंटेंट फीस चार्ज करेगा उसको भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। तो इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेटा आप इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या फिर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पर ये आपको एक्सपेंस को राइट ऑफ करना ज़रूरी होता है। मेनली जिस ईयर में किए जाते हैं उन्हीं में ऑफ करेंगे, अदरवाइज़ इनको जैसे कि जितने एक साल में करने हैं उसको आगे लेके जाएंगे तो फर्दर ये आपके एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बेटे इसी तरह से कुछ एक और टर्म्स हैं जिसमें हम लोग करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चे दोनों एक ही चीज़ होती है, इसको डिफरेंस क्या है कि एज़ पर सेक्शन 52 कंपनी ने 2013 के तहत जो भी प्रीमियम रिसीव करता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यानी कि ऑन द इशू ऑफ शेयर, अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर जैसे मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है या 100 का है, तो इससे ऊपर जैसे उसने 12 में या 125 या 150 जो भी जितने में वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है फेस वैल्यू से, वो उसका प्रीमियम होता है। तो जो वो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। एक तो ये मीनिंग हो गया। अब इसी प्रीमियम को हम एज पर शेड्यूल 3 तीसरे शेड्यूल में ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में एक हेड दिया होता है सिक्योरिटी एंड प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इस अमाउंट को इस रिजर्व में शो करते हैं। तो जर्नल एंट्री के समय आप एक चीज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो शेड्यूल 3 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसमें आपका रिजर्व आ जाता है, और जब आप अकाउंट पर्सनल अकाउंट मतलब जब उसमें आप अमाउंट रिसीव करते हो तो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कम अंडर दिस हेडिंग, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आपने इशू ऑफ शेयर्स को कौन कौन से, जैसे अभी तक हमने मेनली पढ़ा है कि आपने जो शेयर इशू करते हैं वो कैश के लिए करते हैं, लेकिन कई बार हम कैश के अलावा भी शेयर को इशू करते हैं कैश के अलावा। तो उसमें कौन कौन से हैं? इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स। तो बच्चे देखिए प्रमोटर्स होते कौन है? प्रमोटर वो होते हैं जो आपके आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपकी कंपनी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि जो सेवाएं एक कंपनी को बनाने में उन्होंने अपनी दी हैं। अब कंपनी के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता तो वो इस कंसिडरेशन के बदले में इसको शेयर इशू कर देती है, और इसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फुल्ली पेड अप शेयर इशू किए जाते हैं। कौन से शेयर? फुल्ली पेड अप, क्योंकि उनसे हमने पैसा नहीं लेना। और सेकंड होता है इशू शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स, यानी कि जब कोई कंपनी शेयर देती है जब कोई असेट्स को परचेज करती है। सपोज करो उसने मशीनरी परचेज की है या मशीन प्लांट, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखते थे। अब इस वेंडर तो या तो नाम होगा तो वेंडर नहीं आएगा, नाम आएगा। अब इस वेंडर को कैश के बदले में अगर हम शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी फुल्ली पेड अप शेयर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शेयर जितनी मशीन की वैल्यू है, जितना हमने वेंडर को पैसे देने हैं, उतनी ही की शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर बच्चे? हमारे एक दो टॉपिक और रहते हैं, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। उसके बाद आई थिंक आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन प्रैक्टिकली रहती हैं, वो आप लोगों ने कर ही ली होंगी। तो इसमें कॉल इन एरियर्स इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल। याद रखना किसका पार्ट है ये? सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि किसी भी शेयर होल्डर ने कॉल पेड नहीं की, कॉल इन एरियर कर दिया, यानी कि कंपनी ने पैसा मांगा और किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो दैट इज़ नोन एज कॉल इन एरियर।
वाइल कंपनीज पर इंटरेस्ट चार्ज करती है टेबल एफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर उसमें कोई मेंशन है कि आप इतना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं तो उतना करेंगे, अगर कुछ ना हो तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग हम 10% पर एनम के हिसाब से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम हम 10% चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको अब क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हाउ मच इंटरेस्ट वी चार्ज इन कॉल इन एरियर, तो दैट इज़ योर 10%, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको कोई टेबल एफ में पहले क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 10% से ज़्यादा आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंड है कॉल इन एडवांस। इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ इन, यानी कि किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पेड कर दिए पैसे, यानी कि फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट अभी हमने मांगी नहीं थी लेकिन उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो दिस अमाउंट कंपनी तब एक्सेप्ट करेगी जो व्हेन इट इज़ सो ऑथोराइज्ड, उसके पास पावर होगी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब उसने अपने किसी डॉक्यूमेंट में इसकी परमिशन ले रखी होगी, ठीक है। यानी कि विदाउट परमिशन या विदाउट सेबी गाइडलाइन या विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कॉल इन एडवांस कंपनी एडवांस को रिसीव नहीं कर सकती। अगर कोई पैसा देता है तो उसका रिफंड करनी है, लेकिन अगर उसके पास ये स्टेटमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड है तब वो इसको एक्सेप्ट कर सकती है। वाइल इंटरेस्ट गिवन ऑन कॉल इन एडवांस इज मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए, 12% पर एनम, ठीक है। अब देखिए वाइल दिस इंटरेस्ट इज चार्ज बाय कंपनी फ्रॉम इट्स प्रॉफिट, अगर वो 12% ब्याज दे रही है तो वो प्रॉफिट में से चार्ज करती है। वाइल अगर किसी केस में कंपनी को लॉस भी हो जाता है तब भी ये इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है तो उसको पे करना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। और इसके बाद आपका मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी का इसमें कवर हो गया है जिसमें से एमसीक्यू बनते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप यू डू द बेटर। थैंक यू।